हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कवर्ड कॉल राइटिंग का यूज करके अच्छे अच्छे रिटर्न ले लेते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कवर्ड कॉल राइटिंग के बारे में बात की थी और उससे हमें दो चीजें समझ आई थी। पहली चीज ये कि जो कवर्ड कॉल राइटिंग है इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी, और दूसरी चीज ये कि जो कवर्ड कॉल राइटिंग है वो अंडरलाइंग स्टॉक में प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद भी हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल को लिमिट करता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई अंडरलाइंग एसेट है जिसका प्राइस है 500 रुपए और आपने एक 520 की स्ट्राइक का इस अंडरलाइंग एसेट का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये 500 रुपए इसकी एक्सपायरी तक ये जो आपने ऑप्शन बेचा है उसकी एक्सपायरी तक यदि 540 या 550 चला भी जाता है तब भी आपको आपका शेयर 520 रुपए में छोड़ना होगा। इसका मतलब कि आपका जो पोटेंशियल है, प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो लिमिट हो जाता है और अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में जो अपवर्ड मूवमेंट आया है उसका आपको फायदा नहीं मिलता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वे कवर्ड कॉल राइटिंग का यूज कुछ उस तरह से करते हैं कि यार ये जो 500 रुपए है ना, ये 540, 550, 600, 700 तक चला जाए तो उस चीज का भी वो पूरा बेनिफिट लेते हैं। मतलब उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो भी मिलता है इन्हें, और साथ में इन्हें कुछ कवर्ड कॉल ऑप्शंस को सेल करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी ये जनरेट करते हैं। अब ये चीज कैसे होती है, चलिए वो देखते हैं। आज हम जिस मेथड के बारे में समझने वाले हैं उससे कहते हैं इंक्रीमेंटल रिटर्न कंसेप्ट। अब इसे इंक्रीमेंटल क्यों कहते हैं और ये कैसे काम करती है, चलिए उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, एग्जांपल पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो इंक्रीमेंटल रिटर्न कंसेप्ट है इसके लिए आपके पास जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि उसके अगेंस्ट में आप कम से कम कॉल ऑप्शंस के 10 लॉट सेल कर सके। तो यदि हम एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एसबीआई के 15,000 शेयर्स होने चाहिए। मान लीजिए अभी एसबीआई का जो स्पॉट है वो 500 रुपए चल रहा है। आपने एसबीआई के 15,000 शेयर्स खरीदे हैं, मतलब कि आप 10 लॉट बेच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एसबीआई ऑप्शंस के एक लॉट में 1500 शेयर्स होते हैं। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये हो चुका है 75 लाख रुपए का, राइट। अब जब मैंने ये 500 रुपए पे 15,000 शेयर्स खरीदे हैं तो मेरा एक मानना ये है कि यार ये जो एसबीआई का प्राइस है ये ऊपर जाने वाला है, तभी तो मैं अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की बात सोच रहा हूं। तो यहां पर मेरा जो टारगेट प्राइस है वो हम मान लेते हैं 600 रुपए है। इसका मतलब कि मैं टोटली 15 लाख के प्रॉफिट को यहां पर टारगेट कर रहा हूं सिर्फ स्टॉक से। मैं 500 में खरीदूंगा और 600 रुपए में ही बेचना चाहता हूं, मैं 600 रुपए से कम में नहीं बेचना चाहता। क्लियर? तो इन 15,000 शेयर्स के अगेंस्ट में आप कितने ऑप्शंस के लॉट बेच सकते हैं? आप बेच सकते हैं 10 लॉट, लेकिन आपको जो शुरुआत करनी है वो सिर्फ 2 लॉट से करनी है। अब ऐसा क्यों, वो धीरे धीरे आपको आगे समझ आते जाएगा। देखिए, मान लीजिए एसबीआई का आपने कॉल ऑप्शन बेचा है, हम स्ट्राइक प्राइस 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। आपने इसके 2 लॉट ही बेचे हैं, राइट, और जो एक्सपायरी है वो होनी चाहिए लॉन्गेस्ट टर्म की। अब एक्सपायरी क्यों लॉन्गेस्ट टर्म की होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। तो जो आपकी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए एट द मनी में, एट द मनी लॉन्गेस्ट टर्म। अब देखिए, यदि आपने हमारा प्रीमियम्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको एक चीज पता होगी कि जो प्रीमियम होते हैं उसमें 2 वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो किसी भी ऑप्शंस की रियल वैल्यू होती है। इसका मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं? वो इंट्रिंसिक वैल्यू हम स्ट्राइक में और स्पॉट में जो डिफरेंस आता है उससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, वो भी इन द मनी में। आउट ऑफ द मनी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सब की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, राइट। तो इन द मनी में ही हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और दूसरी वैल्यू होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू किसी भी ऑप्शन की एक रियल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो टाइम वैल्यू है वो एक नोशनल वैल्यू है, वो मार्केट का एक परसेप्शन है कि हाँ यार यदि ये स्ट्राइक इतने दूर है स्पॉट से तो इसकी टाइम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सपायरी बची हुई है तो हाँ ये स्पॉट से इतना आगे, सॉरी जो स्पॉट है वो स्ट्राइक पर आ सकता है या उससे उतना आगे जा सकता है। ये मार्केट का परसेप्शन है।
तो इससे हमें क्या समझ रहा है? इससे हमें ये समझा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही रियल वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है वो नोशनल वैल्यू है, राइट? और एज अ सेलर, अब यहां पे मैं ऑप्शन सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी सेलर की बात कर रहा हूं। एज अ सेलर यदि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप कम से कम क्वालिटी का सामान या सस्ते से सस्ता सामान ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचना चाहेंगे। तो हमें भी वही करना है। अभी हमने डिस्कस किया था जो टाइम वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू है ही नहीं, उसमें कोई रियल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केट का परसेप्शन है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो टाइम वैल्यू है ये समय के साथ जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते जाएंगे टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी और बच क्या जाएगा? सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। इसीलिए हम कम क्वालिटी की चीज, मतलब जो रियल वैल्यू है ही नहीं, हम उसे बेचना चाहेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। और ज्यादा क्वालिटी की चीज मतलब रियल वैल्यू को हम खरीदना चाहेंगे, तब हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए एज एन ऑप्शन सेलर आपको हमेशा टाइम वैल्यू बेचनी चाहिए और एज एन ऑप्शन बायर आपको हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू खरीदना चाहिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू में तब आपको रियल वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो जब हमने अपना याला फंडा क्लियर कर लिया है तो अब आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि जो एट द मनी है उसमें सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। अब सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम लॉन्गेस्ट टर्म क्यों ले रहे हैं। हम लॉन्गेस्ट टर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बचेगा उतनी ज्यादा मुझे टाइम वैल्यू मिलेगी, राइट? तो एज एन ऑप्शन सेलर मैं एट द मनी में लॉन्गेस्ट टर्म बेचना चाहता हूं। अब देखिए होता क्या है ना, इंडियन मार्केट में अभी भी उतनी लिक्विडिटी आई नहीं है और जो लॉन्गेस्ट टर्म के ऑप्शन है इंडियन मार्केट में वो है 3 महीने के, राइट? मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। तो कई स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 महीने का जो तीसरे महीने का जो स्टॉक है उसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो आप 2 महीने का बेच सकते हैं, आप 1 महीने का भी बेच सकते हैं, लेकिन उससे कम में मत जाइए। तो यहां पर हमारे एग्जाम्पल के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम 1 महीने की एक्सपायरी पर काम कर रहे हैं। तो एसबीआई का हम एट द मनी मतलब 500 की स्ट्राइक पर बेचने वाले हैं फॉर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, राइट? हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसकी कीमत 30 रुपए है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ अभी 2 लॉट्स बेचे हैं। हमने सिर्फ 2 ही लॉट्स क्यों बेचे, हमने एक साथ 10 लॉट क्यों नहीं बेच दिए, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए 2 लॉट है, इसका मतलब 3000 शेयर्स, क्योंकि एक लॉट में 1500 शेयर्स है एसबीआई के। तो यहां पर मैं एक टेबल बना देता हूं जिससे हमें जितना भी ऑप्शन से पैसा मिलेगा हम यहां पर उसे लिखते जाएंगे। प्लस 90,000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि मैंने बेचा है तो ये 90,000 मेरे पास आएगा। अब 1 महीने की एक्सपायरी के बाद, मतलब अब एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायरी आ चुकी है, तब क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पहला सिनारियो तो ये होगा कि 500 पे के 500 पे ही रह गया। मान लीजिए शेयर बढ़ा ही नहीं, एक्सपायरी तक सिर्फ 500 का 500 पे ही रह गया, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 500 पे आपको शेयर तो बेचना नहीं है, तो ये शेयर एक्सरसाइज तो होगा नहीं। इसका मतलब आपको ये जो 90,000 रुपए है वो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है उसकी कीमत 30 रुपए से 0 रुपीज हो जाएगी। तो ये 90,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये था पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये देखते हैं कि मान लीजिए प्राइसेस कम हो गए और 500 से 480 आ गया। यदि शेयर का प्राइस 480 आ गया तो उस केस में क्या होगा? देखिए ये चले जाएगा आउट ऑफ द मनी में। इसका मतलब ये एक्सरसाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमने ऑप्शन बेचा है 500 का वो 0 रुपीज का हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें 90,000 मिल गए, राइट? यहां पर अभी हम शेयर होल्ड कर ही रहे हैं, हमारा टारगेट प्राइस भी 600 रुपए का है, तो हम उसे 500 में तो छोड़ने वाले नहीं है। तो इन दोनों सिनारियोज में हमें प्रॉफिट होगा 90,000 का। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से एट द मनी के 2 लॉट बेचना शुरू कर देंगे। यदि ये दोनों सिनारियोज होता है तो फिर से हम एट द मनी के 2 ही लॉट्स बेचेंगे। अब 2 ही लॉट्स बेचने का लॉजिक क्यों है? क्योंकि भैया 2 ही लॉट्स बेचेंगे तो ये चीज हमें हेल्प करेगी हमारे तीसरे सिनारियो में। तीसरा सिनारियो ये है कि मान लीजिए शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और वो 530 आ जाता है। अब यदि शेयर का प्राइस 530 आ गया तो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर मुझे अपने शेयर को 500 रुपए में छोड़ना होगा यदि मैं एक्सपायरी वाले दिन तक कुछ नहीं करता हूं और इसे एक्सरसाइज होने देता हूं तो, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, हम आखिरी दिन पर है, मतलब हम गुरुवार पर है, अभी तक एक्सपायरी हुई नहीं है, पूरा दिन बचा है ऐसा मान लीजिए, और शेयर का प्राइस 530 पर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही शेयर 530 पर आएगा तो आपने जो 500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचा था, कितने रुपए में बेचा था आपने, 30 रुपए में बेचा था। कितने लॉट बेचे थे आपने 2 लॉट्स बेचे थे, राइट। तो इसे आपको खरीद लेना पड़ेगा, कितने प्राइस पे, जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा। और मुझे ऐसा लगता है आखिरी दिन है, यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब हमारा स्पॉट था 500, हमारा स्ट्राइक था 500 का और अभी स्पॉट चल रहा है 530, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 30 रुपए रहेगी और टाइम वैल्यू 2-3 रुपए ही रहेगी, क्योंकि हम आखिरी दिन पर आ चुके हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका प्राइस 33 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो आपने बेचा था 33 में और आपको ये चीज खरीदनी पड़ेगी, आपने बेचा था 30 में, आपको ये चीज खरीदनी पड़ेगी 33 में। तो 33 इंटू 3000, क्योंकि आपने 3000 का किया था। अब आप इसे खरीद लीजिए तो ये हो जाता है 99,000 रुपीज का। इसका मतलब 90,000 में बेचा था, 99,000 में खरीद रहे हो, तो क्या होगा भाई, यहां पर आपको 9,000 रुपए का नेट लॉस होगा, राइट। और हमने 2 लॉट बेचे ही इसलिए थे क्योंकि हमें पता था यदि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो हमें इसे महंगे में खरीदना पड़ेगा, यदि हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे शेयर्स, तो हमारा ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते, राइट। अभी हम यहां पर नेट 9,000 के लॉस पर है, हमारा स्पॉट 530 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से SBI का कॉल ऑप्शन 530 की स्ट्राइक का, अब 530 क्यों, एट द मनी हमें बेचना है, हमने पहले डिसाइड कर लिया था। लॉन्गेस्ट टर्म हम 1 महीना मान के चलते हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस एग्जांपल के लिए कि वॉलेटिलिटी में डिफरेंस नहीं आया है, तो एट द मनी का जो शेयर है उसकी कीमत भी 30 रुपए ही रहने वाली है। लेकिन यहां पर अब मैं 2 लॉट्स नहीं बेचूंगा, अब मैं 3 या 4 लॉट बेचूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं 3 या 4 लॉट बेचूंगा तो मेरे पास यहां पर एक्सेस क्रेडिट जमा होगा, राइट। अभी मेरे पास 9,000 का ही लॉस दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसकी कीमत 33 रुपए नहीं और ज्यादा रहती, जो हम आगे और देखेंगे। तो इस केस में आपको ज्यादा लॉट्स बेच करके अपने ये जो आपका जो लॉस है ना 9,000 रुपए, इसे भी निकाल लेना है, प्लस कुछ नया एक्सेस क्रेडिट भी जमा लेना है। तो यहां पर आप 3 लॉट या 4 लॉट तक बेच सकते हैं। कितने लॉट्स बेचना है ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज कि यहां पे हमें लॉसेस कितने रिकवर करने हैं, और दूसरी चीज कि ये डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मतलब हमारा जो टारगेट प्राइस है और फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है उसमें कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस जितना कम होगा आप एक साथ उतने ज्यादा लॉट्स बेच सकते हैं, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपको उतने कम लॉट बेचने चाहिए, ताकि हम ऐसा रोल अप कर सके जो भी हम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, 30 रुपए में आपने 4 लॉट्स बेचे, राइट, और एक लॉट में 1500 शेयर्स, इसका मतलब टोटल 6,000 शेयर्स। तो यहां पर आपको 1,80,000 रुपए मिल गए। तो यहां पे हम ऐसा लिख देते हैं प्लस 180,000, राइट। तो इस चीज के बाद क्या हुआ भैया, जैसे ही मैंने 530 की स्ट्राइक का बेचा, मेरे पास नेट यहां पर 1,71,000 रुपए का क्रेडिट आ गया। 1,80,000 अभी का, पुराना 9,000 का लॉस था वो मैंने कम कर दिया। तो नेट क्रेडिट कितना आ गया मेरे पास, 1,71,000 का। ये भी मैंने 1 महीने के लिए ही बेचा है, राइट। फिर से 2-3 सिनारियोज ही हो सकते हैं। पहला सिनारियो 530 का 530 ही रहा या उससे कम चला गया। इन दोनों सिनारियोज में I will enjoy 1,70,000 rupees. That's it and I will restart it. ठीक है, यदि वापस 500 पे आ जाता है तो मैं फिर से 2 लॉट से चीजें शुरू कर दूंगा और 1,71,000 रुपए मेरा बन चुका है, वो मेरा पैसा हो चुका है, राइट। तो वो 2 सिनारियो थे। अब तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि यार और 530 के ऊपर चला जाए। तो अब उस सिनारियो को देखते हैं, क्योंकि उन बाकी दोनों सिनारियो में हमें सिर्फ रीस्टार्ट करना है। तो यदि प्राइस ऊपर बढ़ जाता है और ऊपर चला जाता है, राइट, चौथा चीज ये है कि भैया 530 था, अब ये शेयर 1 महीने बाद, मतलब इस एक्सपायरी वाले दिन, अभी एक्सपायरी हुई नहीं है लेकिन हम गुरुवार के दिन खड़े हैं, उस दिन मान लीजिए शेयर का प्राइस 570 चला जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यदि आप इस
इस ऑप्शन को एक्सरसाइज होने देते हैं तो आपका शेयर 530 में बिक जाएगा। आप वो चाहते हैं? नहीं, मेरा टारगेट प्राइस तो 600 रुपए है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही प्राइस 570 आएगी, मैंने जो 530 की स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदा था, सॉरी बेचा था, 30 रुपए में बेचा था, मैं उसे खरीद लूंगा। मैं उसे कितने में खरीद लूंगा? जो भी उस समय मुझे कीमत मिल रही होगी मैं उतने में खरीद लूंगा। मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि इसकी कीमत है 43 रुपीज, 40 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू का और 3 रुपए टाइम वैल्यू का, क्योंकि हम आखिरी दिन खड़े हैं। तो इतना होने के बाद मैं इसे 43 रुपए में, 6000 की बात हुई थी क्योंकि हमने 6000 शेयर्स ही यहां पर बेचे थे, तो इन 6000 शेयर्स को मैं खरीद लेता हूं। और ये जो 6000 शेयर बनेंगे ये बन जाएंगे 2,58,000 रुपए। तो यहां पर 2,58,000 मेरे जेब से चला गया। मैंने इसे बायबैक कर लिया है, तो अब ये मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फिर से एक और नया ऑप्शन सेल करना है फॉर द स्ट्राइक ऑफ 570। उसकी भी कीमत हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30 रुपए रहने वाली है, क्योंकि हम वॉलेटिलिटी को यहां पर सेम मान रहे हैं। अब यहां पर मुझे अब ज्यादा लॉसेस दिख रहे हैं, राइट? पहले तो सिर्फ 9,000 का ही नेट लॉस हुआ था, लेकिन यहां पर मुझे और ज्यादा लॉसेस हो गए हैं। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए पहले मैंने 4 लॉट बेचे थे, अब मैं 4 की जगह 6 लॉट्स भी बेच सकता हूं, 8 लॉट्स भी बेच सकता हूं। मतलब 6, 7 और 8 तीनों में से मैं कुछ भी बेच सकता हूं, राइट? मुझे फिर वही चीज देखनी है, डिस्टेंस मेरे टारगेट प्राइस और करंट प्राइस का, और कितने लॉसेस है, वो लॉसेस रिकवर होकर के मुझे एक्सेस क्रेडिट मिलना चाहिए। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं, जगह मिल जाएगी तो और आसान हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये 30 रुपए पर, अब हम अज्यूम कर लेते हैं, हम एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर मैं 8 लॉट बेच देता हूं। यदि आप कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हैं तो 6 लॉट या 7 लॉट भी आप बेच सकते हैं। 8 लॉट, एक लॉट में 1500 शेयर्स, 30 रुपए का है। तो जब मैंने ये बेचा तो यहां पर मुझे मिल गए इस चीज के 3,60,000 रुपए प्लस 3,60,000। तो देखिए, फिर से वही चीज होगी, या तो प्राइस 570 ही रहेगा या नीचे चले जाएगा। यदि दोनों में से कोई भी चीज होती है देन आई विल एंजॉय नेट प्रॉफिट, ठीक है? यहां पर जो भी रहेगा, और फिर मैं रिस्टार्ट कर दूंगा चीजें। लेकिन अब मान लीजिए कि यार शेयर एकदम तड़क भड़क पर है और सब शेयर पहुंच चुका है 600 रुपए पर। जैसे ही शेयर 600 पहुंचेगा, हमें सबसे पहले तो राहत की सांस लेनी है। क्यों? क्योंकि अब हमारी स्ट्रेटजी अब खत्म होते आ रही है। जैसे ही 600 पर चला गया, मेरा टारगेट प्राइस भी 600 है, राइट? लेकिन अगर यदि मैंने इसे एक्सरसाइज होने दिया अपने 570 वाले ऑप्शन को, तो मुझे तो 570 में शेयर छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, तो ये जो मैंने बेचा था ना 570 का, कितने रुपए में बेचा था? 30 रुपए में बेचा था। कितने लॉट बेचा था? 8 लॉट बेचा था। तो ये जो मैंने 8 लॉट बेचे थे ना, सबसे पहले तो इन्हें बायबैक कर लेना है। जैसे ही मैं इन्हें बायबैक करूंगा, 8 लॉट 1500 शेयर्स, इसकी कीमत हम कितनी रख सकते हैं? इसकी कीमत भी 33 रुपए रख सकते हैं, क्योंकि 30 रुपए है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और 3 रुपए है यहां पर टाइम वैल्यू। तो ये जो कीमत निकल कर आती है वो है 3,96,000 रुपए। 3,60,000 में बेचा था, और 3,96,000 में मुझे खरीदना पड़ रहा है, तो मुझे यहां पर भी लॉस हो गया। क्लियर? लेकिन ये 3,96,000, जैसे ही मैं ये खरीद लूंगा तो मुझे पता चल गया कि मेरा शेयर अब एक्सरसाइज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बायबैक कर लिया है। लेकिन अब मुझे एड द मनी का फिर से एक और बार कॉल ऑप्शन बेचना है, जो कि 600 रुपए का होगा। इसकी कीमत भी हम 30 रुपए अज्यूम कर लेते हैं। और इस बार जैसे ही मेरा स्ट्राइक प्राइस और मेरा टारगेट प्राइस सेम हो जाएगा, मैं पूरे के पूरे 10 लॉट बेच दूंगा। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, मैं पूरे के पूरे 10 लॉट बेच दूंगा। इसका मतलब 15,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। तो यहां पर अब मुझे 4,50,000 रुपए मिल गए, राइट? अब 2-3 चीजें होगी। पहली चीज, या तो 600 रहेगा या तो उससे नीचे चले जाएगा। यदि 600 रहा और उससे नीचे चले गया, यू विल एंजॉय द नेट क्रेडिट। यहां पे नेट क्रेडिट जो भी आपको मिलेगा, यू विल एंजॉय इट एंड यू विल रीस्टार्ट द होल स्ट्रेटजी।
अब 600 से ज्यादा नीचे नहीं गया तो आप एक साथ 5 लॉट या 6 लॉट बेच सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा नीचे चले गया तो फिर से आप 2 लॉट पर आ जाइए। क्लियर? तो लेकिन यदि तीसरा सिनेरियो हुआ, मतलब कि प्राइस 600 के ऊपर चला गया, तब आपको क्या करना है? तब आपको कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज होने दीजिए, इसे बायबैक मत करिए। अब क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट प्राइस ही 600 था, मैं तो 600 में वैसे भी बेचने वाला था, तो मैं यहां पर उसे एक्सरसाइज होने दूंगा। तो जो चीज मैंने 600 रुपए 500 रुपए में खरीदी थी, मैं उसे 600 में बेच रहा हूं, जो कि मेरा टारगेट प्राइस था। इसका मतलब मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास टोटल 15,000 शेयर्स थे, तो यहां पर मुझे टोटल 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। प्लस ऑप्शन से मुझे कुछ यहां पर नेट क्रेडिट मिलेगा। वो नेट क्रेडिट यहां पर कितना होगा? यहां पर ये हो जाएगा 2,46,000 रुपए का। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो ये हो जाएगा 2,46,000 रुपए का। इसका मतलब मुझे टोटल 17,46,000 रुपए मिले। यदि मैं ऑप्शन सेल नहीं करता तो मुझे 15 लाख रुपए मिलते। अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया पता है? हमने इस एग्जांपल में आगे ही बढ़ते गए, लेकिन शेयर के प्राइस ऐसे तो नहीं बढ़ते। शेयर के प्राइस थोड़े बढ़ते फिर कम होते, फिर थोड़े बढ़ते फिर कम होते। तो उस केस में क्या होगा? ये जो 2,46,000 आपको दिख रहा है, ये और ज्यादा रहेगा। राइट? क्यों रहेगा? क्योंकि हो सकता है, मान लीजिए यहां पर आने के बाद शेयर के प्राइस, मतलब यहां पर आने के बाद जो आपका ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी में एक्सपायर हो जाता, तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिल जाता। तो ये एड अप होते जाएगा। राइट? तो 2,46,000 तो उस सिनेरियो में आएगा जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। थोड़ा सा नीचे कम हुआ, कभी आप आउट ऑफ द मनी में जाके एक्सपायर हो गए, तो उतनी आपको ऑप्शन से एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। क्लियर? अब देखिए, जब आप ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप इस स्ट्रेटजी में बेट कर रहे हैं, आप इस स्ट्रेटजी में कंसीडर कर रहे हैं अंडरलाइंग एसेट का ऊपर जाना। तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका शेयर 600 रुपए टच कर सकता है, तभी ये स्ट्रेटजी काम की है। यदि आपका शेयर नीचे जाने लगा, लॉन्ग टर्म में है ना, लॉन्ग टर्म मतलब साल भर में नीचे ही जा रहा है, तो ये स्ट्रेटजी आपको, भली से ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट दिखेंगे, लेकिन यहां पर आपको लॉसेस दिखने लगेंगे। तो ओवरऑल नेट लॉस में आप चल जाएंगे, जो आप नहीं चाहते। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं कवर्ड कॉल राइटिंग से, तो आपके शेयर में भी उतना दम होना चाहिए। क्लियर? तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। हम आगे और भी स्ट्रेटजीज के बारे में बातें करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।